हेलो गाइस। सो हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बेसिक पढ़ रहे थे और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। एक मिनट, जस्ट टेक मी स्लाइड टू माय वे। ओके, सो देखिए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज तक, वहाँ तक F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ तक। उसके बाद में देखिए अगर बात करूँ तो उसके बाद हमें B की इकाई बतानी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो यहाँ से क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी F बाई में क्यू वी साइन थीटा। साइन थीटा की कोई यूनिट है ही नहीं, फोर्स है उसको न्यूटन में नापते हैं तो ये न्यूटन। और देखिए Q जो है ये चार्ज है और चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में। और वेलोसिटी को नापते हैं किस में, मीटर पर सेकंड में। तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, इट इज न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। तो दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट देखिए एक बंदा था टेस्ला, ठीक है, उसने काफ़ी मतलब वो किया था, रिसर्च किया था मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और इसीलिए उसके ओनरशिप में, ठीक है, ओनरशिप नहीं, ओनरशिप में हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी यूनिट भी बोलते हैं टेस्ला। और ये सेम है, मतलब जो ये वाले यूनिट है इसी को टेस्ला बोला जाता है। और एक चीज़ और देखिए, मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसकी ऐसा यूनिट है, मतलब जो ये न्यूटन सेकंड कूलम मीटर ये भी तो ऐसा यूनिट है, और इसी पूरे को बोलते हैं टेस्ला। बट टेस्ला है वो काफ़ी बड़ी यूनिट है, पूरी धरती का मैग्नेटिक फील्ड भी कुल मिला के 1 टेस्ला के इक्वल नहीं है। और इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड की एक छोटी सीजीएस यूनिट काम में लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट का नाम है गॉस। इसको गाउस बोल दो या इसको गॉस बोलते हैं, जो भी। तो एनीवे ये भी मैग्नेटिक फील्ड का नाम है। और एक जो टेस्ला है वो इक्वल होता है किसके, 10,000 गाउस के। 10⁴ भी बोल सकते हो, 10,000 गाउस मिल जाए तब जाके एक टेस्ला के इक्वल होते हैं। तो ये सब था मैग्नेटिक फील्ड और इसकी यूनिट के बारे में। इनफैक्ट देखिए जो टेस्ला है, ये जो साइंटिस्ट था काफ़ी, इसने मतलब काफ़ी अच्छा था। और इसके जो रिसर्चेज पेपर्स है वो आज भी LSOR में मतलब वो होते हैं, पब्लिश होते हैं अब तक। और इसके कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे थे। देखिए आज एक मतलब इसी के जो इनहेरिटेंट्स है, वंशज, उन लोगों की एक ब्रांड कंपनी भी है टेस्ला, आपने नाम भी सुना होगा, जिसका मालिक एलन मस्क है, ठीक है। और इसके पास मतलब डेटा के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे ज़्यादा 2 नंबर पे पैसा है। 2 नंबर पे पैसा है, 1 नंबर पे एक बंदा है जेफ बेजोस, ओनर ऑफ अमेज़न, उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है। अपने मान लो आप कुछ भी सामान वामान मंगवाते हो अमेज़न से, तो वो वाले अमेज़न का मालिक है जेफ बेजोस। वो दुनिया भर का नंबर 1 पे पोजीशन होल्ड करने वाला बंदा है, और ये 2 पे है। और इसी की एक इलेक्ट्रिक कार, जिसको इलेक्ट्रिक कार भी बोलते हैं और जिसको ऑटोमेटेड कार भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक ड्राइवरलेस कार्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब बिना ड्राइवर के अपने आप आगे आने वाली गाड़ी, आगे आने वाले ब्रेकर, आगे आने वाली क्या बोलते हैं, मतलब डेड रेंट को पहचान सके ऐसी गाड़ी। तो ऐसी चीज़ें बनाती है टेस्ला। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक कार्स भी बनाती है टेस्ला, मतलब ऐसी कारें जो बिजली से चले बट जो ऑटोमेटिक ना हो, जिसको बंदा चलाए, और ऐसी कारें जो बिजली से भी चले और जो ऑटोमेटिक हो, तो उसको बनाने वाली कंपनी का नाम भी है टेस्ला। और इसके अलावा जो टेस्ला है
इसके देखिए जो टेस्ला है इसके जो डेथ थी वो लैब में काम करते टाइम ही हुई थी। एक मतलब ये काम कर रहा था एक पार्टिकल एक्सेलरेटर पे। पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है जैसे ये होता है ना आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इन पार्टिकल्स को जैसे देखिए मैं बताता हूँ पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या होता है, क्या काम होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर का। जैसे मान लो कि आपने जैसे देखा होगा कि जैसे रोड्स पे बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, जो रात को एलिमिनेट करते हैं, जैसे उन पे ग्लेयर पड़ता है, जैसे उन पे लाइट पड़ती है, तो वो जो बोर्ड है उनको बोलते हैं रेडियम बोर्ड या रेडियम बोर्ड, ठीक है। और ये जो रेडियम बोर्ड है इसमें जो मटेरियल यूज होता है वो है इटसेल्फ रेडियम। बट रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियम है ये आपको कहीं भी अर्थ के अंदर इकट्ठा नहीं पाएगा, क्योंकि रेडियम में अपने आप उड़ने की क्षमता होती है, अपने आप ये मतलब अपने में से पार्टिकल छोड़ता है और लुप्त होता जाता है, तो इसके पार्टिकल्स पाते हैं आपको, ठीक है। तो रेडियम का कभी भी इतना बड़ा ब्लॉक है वो आपको कभी भी नेचर के अंदर एक साथ नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम रेडियम के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करते हैं, यानी रेडियम के छोटे छोटे कण इकट्ठे करते हैं। फिर रेडियम के जो कण है उसको किसी टारगेट के ऊपर भेदा जाता है। मतलब जैसे ये बोर्ड है, इसके ऊपर इतना मार्क कर लिया, सामने एक पिस्तौल रखी, उस पिस्तौल को बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। उस पिस्तौल के अंदर रेडियम डाला और फेंक के मारा रेडियम को यहाँ पे, फिर दोबारा उसके अंदर रेडियम का कण डाला और उसको फेंक के मारा यहाँ पे। ऐसे रेडियम के पूरे कण है वो एक दूसरे के अंदर घुसते जाएंगे और पूरा का पूरा रेडियम का इतना बड़ा बोर्ड बन जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा वैसे बोर्ड नहीं बनेगा, एक अजीब सा फिटकरी टाइप मटेरियल बन जाएगा, ऐसे बड़ा सा, ठीक है। अगर आप बड़े पूरी दीवार पे रेडियम की बौछार करते हो कई महीनों तक तो इतना बड़ा बोर्ड बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर उसकी फिनिशिंग होती है, उस पर कट किया जाता है, नाम वाम लिखे जाते हैं, वो चीज़ें। तो ये जो कोई भी पार्टिकल है उसकी स्पीड को बढ़ाकर उसको ज़ोर से फेंकने का काम जो करता है, फेंकने का काम किया क्यों जाता है, ताकि एक कण दूसरे के अंदर घुस जाए, बॉन्डिंग बना ले बहुत तेज़, नाभिकीय बलों से बंध जाए एक दूसरे के साथ, और उसके बाद वो टूटे नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें बनाई जाती है पार्टिकल एक्सेलरेटर से। वैसे रेडियम का एक कण दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता, अगर नॉर्मली रेडियम को पास लेके जाओगे ना, तो क्योंकि रेडियो एक्टिव होते हैं, एक दूसरे से एक्सक्रीट होते हैं, दूर भागते हैं, रिपल्शन नहीं होता, बिना रिपल्शन दूर भागते हैं। और ऐसे जोड़ी, इसके अलावा देखिए और भी बहुत काम है पार्टिकल एक्सेलरेटर की, जैसे बॉडी के अंदर डेड सेल्स को हटाना। जैसे मान लो कैंसर वगैरह है या ऐसा ही कोई किसी को एलिमेंट है, तो रियलिटी में देखिए जैसे मान लो कैंसर क्या होता है कि जो सेल्स है उनकी अनियमित वृद्धि, मतलब कोशिकाएं जितनी नहीं बढ़नी चाहिए उससे ज़्यादा फालतू में बढ़ जाती है, तो उसका फिर इलाज है जो बढ़ी हुई कोशिकाएं हैं उनको तोड़ दो। तो देखिए अगर आप उनको कैसे तोड़ सकते हो, उनको काट सकते हो, बट काटोगे तो कोशिकाएं बहुत छोटे साइज़ की होती है, उसमें स्वस्थ कोशिकाएं भी कटेगी। तो कोई इतना ही छोटा कण लो जो कोशिकाओं जितना छोटा हो और उस कण को फेंक के मारो कोशिका पे, मतलब सेल पे जो डेड है, और उससे वो सेल है वो वहाँ से टूट जाएगी। तो ऐसा करते हैं, और जो कण फेंक के मारते हैं उसको पहले एक्सेलरेट किया जाता है पार्टिकल एक्सेलरेटर से, उसको इतनी गतिज ऊर्जा दी जाती है कि वो जाके उसको तोड़ सके, ठीक है। और फिर जो पार्टिकल्स है उनको एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सब करते हैं हम लोग। और टेस्ला जो था उसकी वैसे एक आपने 12th के अंदर एक पार्टिकल एक्सेलरेटर पढ़ा भी है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। और भी होता है, साइक्लोट्रॉन ही ज़रूरी नहीं, बीटाट्रॉन भी होता है एक, ठीक है। एक गीगर मुल्लर काउंटर भी होता है। ये अब मुझे याद नहीं कि ये है कहाँ पे, ये आप ही के सिलेबस में है या, क्योंकि
देखूंगा मैं वैसे मैंने देखा था बट मुझे मिले नहीं, बट ये सब मैंने पढ़ा है कोई टाइम में, ठीक है। गीगर मूलर काउंटर भी होता है, काफ़ी का ऐसे होते हैं डिवाइस, वो सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर है। तो जो टेस्ला था उसकी डेथ हुई थी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर पे काम करते हुए, उसमें बूमरैंग हो गया था, मतलब विस्फोट हो गया था। और उसके बाद एक मतलब मिस्ट्री ये बताते हैं कि जो टेस्ला था उसके बाद उसकी हड्डियां तक नहीं मिली थी। तो ऐसा बोलते हैं कि हो सकता है इसे टाइम ट्रैवल वगैरह की जानकारी थी, ऐसे इसके बारे में वो र्यूमर्स उड़ते हैं। क्योंकि देखिए ऐसे मतलब बहुत चीज़ें होती है कि बॉडी अगर मान लो ब्रस्ट भी हो जाए, जल भी जाए, एकदम बर्न हो जाए, उसके बाद में भी जो दांत वगैरह होते हैं उनके एक टाइप से अर्काइव्स मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ है वो बॉडी के अंदर बंद नहीं होती, ठीक है। बट इसका कोई भी वो नहीं मिला था। तो लोग बाकी ये बोलते हैं कि जो टेस्ला था उसका या तो मर्डर वगैरह था या फिर कोई मिस्ट्री वगैरह थी, ये किसी और वर्ल्ड में टाइम ट्रैवल या टेलीपाथ कर गया था, ऐसा बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है। बाय द वे ये छोड़ो आप, ये तो ऐसे ही बताया कि हु वॉज टेस्ला एंड हाउ ही वॉज रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, एंड टुडे व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ टेस्ला एंड हु इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी इटसेल्फ। एनीवे गाइस, ये सब था किसके बारे में, ये सब था मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट के बारे में जो थी टेस्ला। इनफैक्ट गाउस भी एक साइंटिस्ट का नाम था, गाउस ने भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में काफ़ी काम किया था। बट ये एक क्लासिकल साइंटिस्ट था और ये एक न्यूमरस था, तो बस इतना ही अंतर है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा यूनिट्स वगैरह के बारे में। अब फाइनल वो 2-3 वो केसेस देखते हैं जब पार्टिकल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आए, लंबवत आए, ये आए वो आए। वो 5-6 केस आपने 12th में भी पढ़े हैं, वो दोबारा देखते हैं और उसके बाद बेसिक्स को ख़त्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो बुक है उसका वो स्टार्ट होगा, एकदम टॉपिक स्टार्ट होंगे। अभी तो आपसे इनमें यही पूछ सकते हैं कि ये टेस्ला है, एक टेस्ला है वो कितने गाउस के बराबर होता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखिए मैं बेसिक्स इसीलिए करवा रहा हूँ कि क्योंकि जैसे जैसे मान लो ये चीज़ें हो रही है पेंडेमिक वगैरह, तो एग्ज़ाम है उसको शॉर्टन किया जा सकता है। मतलब 1 नंबर के क्वेश्चन है, 1.5 नंबर के क्वेश्चन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछ ले, इनफैक्ट ऑप्शंस में भी पूछ ले। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। एनीवे आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि जो F इज इक्वल टू है वो होता है QVB साइन थीटा। देखिए एक केस तो ये है जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये जो दीवार है, ये दीवार है N पोल और ये जो दीवार है ये है S पोल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो N से निकलेगी और S के अंदर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी ये वाली। मैं क्या करता हूँ, मैं एक चार्ज लेता हूँ और उसको ऐसे फेंक के मारता हूँ इस डायरेक्शन में। तो जो वेग है वो भी किसी डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। चुंबकीय देखिए ये जो थीटा है ये इससे पहले आने वाली 2 राशियाँ V और B के बीच का एंगल है। वेग भी इधर ही है क्योंकि जिधर पार्टिकल्स को फेंक के मारूंगा उसका वेग उधर ही होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है। और 2 चीज़ें जब एक ही दिशा में होती है तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में साइन 0
F इज इक्वल टू 0। मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद चार्ज को लेके जाएगा, ठीक है, और चार्ज पे कोई भी बल नहीं लगेगा। बात आई समझ में। दूसरा, जब थीटा है वो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि मैं चार्ज को ऐसे कैमरा के सामने फेंक के मारूं, ठीक है, आपकी तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए इस दीवार की तरफ N पोल था, इस दीवार की तरफ S पोल था, तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसकी डायरेक्शन ये वाली थी, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन थी, इस वाली डायरेक्शन। दूसरा, मैं चार्ज को फेंक के मारूंगा आपकी तरफ, एक डायरेक्शन इधर वाली है ये वाली, एक डायरेक्शन आपकी तरफ है। मुझे बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। इस कंडीशन में साइन 90 होता है और Q होता है QVB, और इतना सारा फोर्स लगता है किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। देखिए फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, आप चुंबकीय क्षेत्र को आप चार्ज को इस दिशा में फेंक के मार रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ये चाहता है कि मैं यहाँ वाले चार्ज को इस दिशा में ले आऊँ, तो वो यहाँ वाला चार्ज है उसको घुमा के इस दिशा में ले आता है, ठीक है। और जब वो ऐसे वाला पाथ ट्रेवल करता है तो चार्ज है, दोबारा बताता हूँ, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर चार्ज फेंक के मारा, मैग्नेटिक फील्ड ये चाहता है कि मैं चार्ज को इधर खींच लूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्ज को ऐसे इधर खींचता है गोलाई में, लेकिन इधर खींचने के बाद चार्ज का वेग इतना ज़्यादा होता है कि वो वहाँ रुक नहीं पाता और वो वापस इधर चला जाता है। अब वो वापस इधर जाते जाते ये कंडीशन आती है, मैग्नेटिक फील्ड वापस आता है कि मैं चार्ज को अपनी तरफ खींच लूँ, वो वापस ऐसे गोलाई कर जाता है। तो कुल मिला के ये देखा गया है, ये ऑब्जर्व किया गया है प्रैक्टिकली कि जब थीटा 90 होता है उस कंडीशन में चार्ज को चुंबकीय क्षेत्र अपने प्रभाव में लाना चाहता है, और प्रभाव में लाने के चक्कर में कण का पथ है वो कैसा हो जाता है? वर्ताकार। यानी चुंबकीय क्षेत्र में जो कण है वो ऐसे गोल गोल क्या लगाने स्टार्ट कर देता है? चक्कर लगाने स्टार्ट कर देता है। और ये जो चक्कर लगाने के लिए अभिकेंद्रीय बल जो मिलता है वो मिलता है किससे? इस बल QE से। देखिए थीटा बराबर 90 पे जब चार्ज को छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में जो चार्ज है आपका वो गोल गोल गति करने लगता है। ये एक एक्सपेरिमेंशियल बात है, इसको आप फिनोमिना से नहीं समझा सकते। लेकिन देखिए साइंटिफिक चीज़ों में दो रूल हैं, या तो आप कोई घटना है उसकी व्याख्या करो, बाद में घटना हो गई उसके बाद में आप एक्सप्लेन करो, अगर एक्सप्लेनेशन गलत नहीं होती तो फिर वो सही है, ठीक है। देखिए साइंटिफिक चीज़ों में लॉजिक काम करता है, आप या तो किसी चीज़ को सही मानोगे या गलत मानोगे, दो में से तीसरा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप कोई थ्योरी बता रहे हो, वो थ्योरी उस चीज़ को सेटिस्फाई भले ही ना करे बट गलत साबित ना हो, तो फिर आप उसको सही मानोगे। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, वो किसी भी तरीके से गलत साबित नहीं हो रही, सही तो हो ही नहीं रही, क्योंकि किसी ने राइट देखा नहीं कि उस टाइम क्या हुआ था, तो फिर रॉन्ग कैसे बोल सकते हैं। सेम वही चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंशियल है कि कण है वो गोल गोल घूमने लगता है। अब उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि ज़रूर ही उसको घूमने के लिए जो मिलता होगा बल, क्योंकि घूमने के लिए गोल गोल घूमने के लिए एक बल चाहिए जिसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो ऐसी व्याख्या कर रहे हैं कि वो जो अभिकेंद्रीय बल है वो पक्का ही किससे मिलता होगा? ये जो चुंबकीय बल है इससे, क्योंकि और तो कण पे कोई बल लग ही नहीं रहा। विद्युत बल लग नहीं सकता क्योंकि विद्युत क्षेत्र आसपास मान लो है नहीं, सिर्फ कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसीलिए ऐसा मान रहे हैं। ऐसा मानने के बाद V से V कट गया, V बराबर आ गया QBR बटे और R बराबर आ गया MV बटे QB।
अब अलग अलग उपकरणों से जब वेग और रेडियस मापे गए उस कण के, तो ये फॉर्मूलाज है ये सही पाए गए। तो ऐसा हम मानते हैं कि फिर ये थ्योरी है ये सही है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो आपको यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे भी पेपर के अंदर, आपको पूछेंगे कण का वेग, तो आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। आपको पूछेंगे घूमते हुए कण के पथ की त्रिज्या, ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको पूछेंगे कण द्वारा एक चक्कर में लगा समय, यानी आवर्तकाल, और एक चक्कर में लगा समय कैसे निकाल सकते हैं? एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे वेग, क्योंकि देखिए समय होता है दूरी बटे वेग। एक चक्कर में कोई भी चीज़ कितनी दूरी तय कर सकती है? 2πr, और बटे कण का वेग कितना है? v। 2π की जगह 2π और r की जगह mv/3b और v की जगह v। तो v से v कट गया, आंसर आया 2πm/3b। और इससे एक बढ़िया रिजल्ट ये सामने निकल के आता है कि जो कण का आवर्तकाल है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कण तेज भाग रहा है या धीरे भाग रहा है, ठीक है। मीन्स नॉर्मली यही होता है, देखो कि अगर कोई कण तेज भागता है तो उस कंडीशन में उसका जो मैं बताऊं, कोई भी कण अगर तेज भागता है तो उस कंडीशन में उसका जो वेग है, उसका जो आवर्तकाल है वो कम हो जाता है। सीधी सी बात है, अगर कोई स्पीड तेजी से, कोई चीज़ तेजी से चलेगी तो उसको किसी स्थान तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा, और अगर कोई चीज़ धीरे चलेगी तो उसको कहीं पे पहुंचने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ चीज़ें हैं वो वेग पे डिपेंड नहीं कर रही, यहाँ चीज़ें डिपेंड कर रही है चार्ज के मान पे, यानी कितने कूलम का है, मैग्नेटिक फील्ड पे और मास पे। तो आप चार्ज है उसको कितने ही वेग के साथ फेंक के मारो, वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर एक निश्चित आवर्तकाल के साथ वर्तीय गति करेगा, ठीक है। इसके बाद आपको कई बार आवर्ती वगैरह भी निकालना पूछते हैं। तो अगर आपको आवर्ती निकालनी है तो देखिए आवर्तकाल का उल्टा होता है आवर्ती। आवर्ती को डिनोट करते हैं ν/Fn से। न्यू ग्रीक का एक वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग आवर्ती को बोलते हैं। f का मतलब फ्रीक्वेंसी, और छोटी क्लासों में पढ़ा होगा प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। तो पर सेकंड नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ n से डिनोट किया तो वो भी आवर्ती है। 3 चीज़ों से आवर्ती को डिनोट किया जाता है, और आवर्ती होती है 1/, आवर्तकाल। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो जाएगा qb/2πm, ठीक है। और अगर बात करूं तो उसके बाद आपको पूछ सकते हैं कोणीय आवर्ती, जो कण गति कर रहा है उसकी कोणीय आवर्ती कितनी होगी, तो वो होगी ओमेगा, और ओमेगा होती है 2πν। तो आप क्या करो, 2π का 2π, ν की जगह qb/2π, तो ये कट गया, आंसर आएगा qb/, कर लोगे आप इतना। इसके अलावा आपको पूछ सकते हैं घूमते हुए कण की गतिज ऊर्जा। तो देखिए गतिज ऊर्जा होती है कि k = ½ mv²। देखिए हाफ का हाफ, m का m, वेग क्या निकाला था qbr/m, तो इसका स्क्वायर, और इस कंडीशन में ये आएगा 1/2m q² b² r²/m²। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी q² b² r²/m। तो ये सब देखिए किसके बारे में है, ये सब काइनेटिक एनर्जी के बारे में है, और ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। आपको वेग का फॉर्मूला पता होना चाहिए कण के, आपको कण जो पाथ पे ट्रैवल कर रहा है उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको आवर्तकाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। आपको आवर्ती का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन पे न्यूमेरिकल आएंगे गाइस। ये ओमेगा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और
आपको गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके डोमेन में होनी चाहिए। किसके लिए? अगर आपको लॉरेंज बल पूछ ले या लॉरेंज बल से जुड़ी कंडीशन पूछ ले, उस कंडीशन में। ठीक है, अब बस लास्ट एंड फाइनल देखते हैं, उसके बाद कितना टाइम रिमेनिंग है, क्या हम फाइनल देख सकते हैं? 5 मिनट। वही देखिए गाइस, मैं जल्दी जल्दी बता के इसका बेसिक्स ख़त्म करता हूँ और फिर इतना ही रेस करते हैं। अब आप देखिए, तीसरी एक कंडीशन है, जब कण है वो 0 से 90 के बीच में एंटर करे, मतलब यहाँ इस एरिया में तल से बाहर की ओर या अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कण को मैं ऐसे एंटर नहीं करा रहा हूँ, कण को मैं ऐसे एंटर नहीं करा रहा हूँ, मैं कण को एंटर करा रहा हूँ थीटा कोण पे, और ये थीटा है, ये एक न्यून कोण है 0 से 90 के बीच में। तो देखिए, जब थीटा 90 होता है, लंबवत होता है, तो गति होती है वर्तीय, और जब कण है वो ऐसे 0 डिग्री पे एंटर करता है तो गति होती है रेखीय, और जब 90 और 0 के बीच में गति करेगा तो वर्तीय और रेखीय की मिली जुली गति होगी ऐसी कण की, और ऐसी गति को बोलते हैं कौन सी गति? चूड़ीदार गति। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलिकल मोशन, ऐसा कुछ। और दो जो चूड़ी है, ये वाली वर्ताकार, ये वाली चूड़ी है और ये वाली चूड़ी है, इनके बीच का जो गैप है इसको बोलते हैं चूड़ी अंतराल, P से डिनोट करते हैं चूड़ी अंतराल, और चूड़ी अंतराल को बोलते हैं पिच गैप। वैसे सच्ची में एक बात कहूँ, मान लो आपने यहाँ से कण को v वेग से भेजा, तो उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो 90 डिग्री वाला कंपोनेंट जो वर्तीय गति कराता है वो होता है v साइन थीटा, और एक सीधा भगा देता है वो होता है v कोस थीटा। और इन दोनों घटकों के प्रभाव में जो कण है वो कैसी गति करने लगता है? वो हेलिकल मोशन या चूड़ीदार गति है वो करने लगता है। और ये कब होता है? जब कण है वो थीटा 0 से 90 के बीच में एंटर करे। कर लोगे आप इतना? कर लोगे भी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तीनों केसेस आपको बताए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बाय बाय, टेक केयर।